अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। हमने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से जो स्पेशल सीट्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त ज़ेर समात रही, उस पर आज फ़ैसला महफूज हुआ। और इसके साथ साथ यही थी सूरत हाल के जो वकला पेश हुए PDM की एक्स PDM की जमातों की तरफ से, जिसमें MQM का भी इजाफ़ा हो गया। फ़ारूक नसीम साहब भी पेश हुए और यहाँ पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी मौजूद थे। तो कहना यही था इन तमाम वकला का जो कि अपोज़ कर रहे थे स्पेशल सीट्स देना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, कि अगर एक ऐसी जमात जो कि पार्लिमानी जमात की हैसियत इसलिए नहीं रखती कि वो कोई नशस्त जनरल नशस्त जीत नहीं पाई, लेकिन बाद में उसमें अरकान शामिल हुए, दरख्वास्त लेट आई, तो ये सीट्स उनको नहीं मिलनी चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल में एक मसला डेडलॉक का है, जो कि सियासी डेडलॉक है, सदर पाकिस्तान की तरफ से भी है। उसका इशू ये है कि तमाम पार्टियाँ कंसेंसस बना नहीं पा रही कि आया पार्लिमानी साल का अगर आगाज़ करना है तो उस पर किसी एक नुक्ते के ऊपर कोई मुत्तफ़िक होता दिखाई दे रहा है, जो कि अब तक नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर सूबाई असम्बलियों की हम बात करें तो सिंध में जो हलबर्दारी थी अरकान असम्बली की, वहाँ अपोजिशन जमातों के ऊपर पुलिस ने क्रैकडाउन किया। पंजाब असम्बली में जब वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, फिर अपोजिशन ने वॉकआउट किया। आज KP असम्बली के अंदर हमने देखा कि नारेबाजी होती रही, शोर शराबा हुआ। तो इस सारी सूरत हाल को देख के अंदाज़ा लगाया यही जा रहा है कि सियासी नापुख्तगी अनफॉर्चुनेटली बरकरार रहेगी। मूडीज़ की भी एक रिपोर्ट रिसेंटली सामने आई है जो ये कहती है कि मखलूत हुकूमत का जो इंतखाबी मैंडेट है वो मुश्किल फ़ैसले करने के लिए इतना मजबूत नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो लोग ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि इंतखाब के फ़ौरी बाद मामलात स्मूथली आगे बढ़ेंगे, क्या वो गलत साबित हुआ या क्या अब भी कुछ उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से कि ये एक पेज पर बैठ के मुल्क के लिए, चाहे वो मुआशी हों, चाहे वो इंतखाबी फ़ैसले हों या सियासी फ़ैसले हों, वो कर पाएंगे। इससे गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मुनीफ फ़ारूक साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। एजाज़ सैयद साहब मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। और गरीदा फ़ारूकी साहिबा मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुनीफ, आपसे आगाज़ करेंगे। ये बताइए कि सदर पाकिस्तान का जो रोल रहा पार्लियामान का इजलास ना बुलाने के हवाले से, अब एक व्यू ये है कि वो एक पार्टिज़न हैं, वो वफाक की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उनकी पार्टी थी, जो वाबस्तगी थी, उसी को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन जो ओवरऑल पार्लिमानी अफेयर्स में एक नया पार्लियामेंट्री साल जो शुरू हो रहा है, उसका आगाज़ ही इंस्टेबिलिटी से हो रहा है। आपको लगता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये सारा उनके ऊपर ही डालना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बल्ले का निशान वापस हुआ और इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उसमें किरदार ज़्यादा ECP का है, सदर पाकिस्तान का नहीं है? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपका सवाल है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ ये कह सकूं कि जो चीफ जस्टिस का फैसला था बल्ले के निशान के हवाले से, मुझे उस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहैसियत एक पाकिस्तानी के, बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के। देखिए, हाइपर टेक्निकलिटीज के अंदर जाकर, मैं तो इसका पहले भी बड़ा नाकिद रहा हूं कि जब हाइपर टेक्निकलिटीज के अंदर जाकर आप लोगों को इस तरह से नॉकआउट करेंगे या सियासी जमातों को नॉकआउट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। गुंजाइश निकल सकती थी उस फैसले के अंदर। हाँ, तहरीक इंसाफ का जवाब या उनका इस्तदलाल, उसमें वजन नहीं था, उनके पास जवाब भी मुकम्मल नहीं थे, लेकिन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था। लेकिन शायद गुंजाइश निकाली जा सकती थी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद मुझसे कुछ दोस्त डिसएग्री करें। जहां तक ये वाली बात है तो बड़ा क्लियर है। देखिए, एक चीज जो हम सारे मिक्स कर रहे हैं, या मतलब अब हम कन्वीनियंटली मिक्स कर देते हैं, सारे तो नहीं, वो ये कि जो आर्टिकल 91 है वो 18वीं तरमीम से पहले वाला उसकी लैंग्वेज और है, आर्टिकल 91 18वीं तरमीम के बाद जो है उसकी लैंग्वेज और है। यहाँ पर एक इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेट जो कि प्रेसिडेंट को भी बाउंड करती है कि वो ये इजलास बुलाएंगे और 21वें रोज ये इजलास बुलाया जाना है। अब जो आर्ग्यूमेंट दूसरी साइड से दिया जा रहा है कि ऐवान मुकम्मल नहीं है, देखिए जो सीटें डबल मेंबरशिप की वजह से विकेट होती है उनको तो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता वैसे भी, लेकिन ओवरऑल अगर एक मसला जिसको डिसाइड करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें आज भी क्या बहुत रेवलेशंस आ रही हैं, कुछ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खास उसको जिस तरह उसकी वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो कि सदर के ऊपर है उसको नहीं आप छेड़ सकते।
और मेरा ख्याल है सदर का ऑफिस इसमें ज्यादा उसको ब्लेम करना बनता है कि वो इस चीज को ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। लेकिन इस पे वो एजाज साहब आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्योंकि हमने जब बात की इरफान कादिर साहब से भी इस पर, तो उन्होंने ये कहा कि फुल मेंबरशिप इज़ नॉट रिक्वायर्ड। उसकी वजह यह है कि अगर आप वज़ीर आज़म इलेक्ट कर सकते हैं मेजॉरिटी के साथ, दैट्स इनफ। दूसरी चीज़ ये कि इलेक्शन कमीशन में जिस तरह से ये सारी समात चली, तनकीद ये हो रही है कि तमाम जो एक्स PDM की पार्टीज़ थीं उनके तमाम के वकला पेश हो गए। तो ये सही तर्ज अमल था उनकी तरफ से कि वो फॉर्मली पार्टी को वहाँ पर जो है वो नहीं लेकर गए, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में पेश हो गए वहाँ पे। अच्छा मुजम्मिल, अखलाकियात का तकाजा तो ये था कि जो मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और बाकी जमातें हैं, वो इस बात को खुले दिल से तस्लीम करते कि 8 फरवरी के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट्स जो मुंतखब हुए हैं वो एक खास जमात यानी कि PTI के बैग्ड हैं और उनकी सपोर्ट से वो जीते हैं। और इस बात को ज्यादा तूल ना दिया जाता, लेकिन इस बात को ज्यादा तूल दिया जाता है। पावर पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट कुछ और है और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पावर पॉलिटिक्स में अखलाकियात को मद्देनजर नहीं रखा जाता, मफादात को ज्यादा मद्देनजर रखा जाता। अब मामला 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला किया था या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसले हुए हैं, उन तमाम फैसलों के ऊपर सवालिया निशान जो लगाए गए थे माजी में, उनका पहले तो वेट शायद नहीं था, लेकिन लोगों ने वोट बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंस को देके उन सवालिया निशानों की अहमियत को उजागर कर दिया है। अब आगे अगर मखसूस नशिस्तों के हवाले से देखें तो ये जितने भी इन्वर्टेड कामाज हैं, फुल स्टॉप्स हैं, हाइफन्स हैं, ये सारी लगाए भी तो कमोबेश 1 माह लगता है ये हीरिंग मुकम्मल होने में। और हीरिंग के बाद आपको पता है कि एक शेड्यूल जारी होगा जिसमें नॉमिनेशन पेपर होंगे, फिर जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी, एतराजात होंगे और उसके बाद उनकी जो तैनाती है वो अमल में लाई जाएगी। तो अगर 1 माह कमोबेश लगेगा इसके ऊपर, तो अगर 1 माह लगेगा तो इसका मतलब यह है कि 9 मार्च को सदारती इंतखाबात हो रहे हैं जिनका 1 मार्च को शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़े कि मरकज में और सूबों में जो सदर का इंतखाब होगा उसमें ये जो आजाद उम्मीदवार हैं जिनको सपोर्ट मिली हुई है PTI की या ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए हैं, इनके पास मखसूस नशिस्तों का जो वोट है वो नहीं होगा। तो नतीजा हमारे सामने है कि जो उम्मीदवार हुक्मरान इत्तेहाद फील्ड करेगा वो अक्सरियत से जीत जाएगा। सही हुक्मरान इत्तेहाद जो फील्ड करेगा वो जीत जाएगा। गरीदा, आप क्या समझती हैं इस पर कि जो मौक़िफ़ रहा इस पर? आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी जो गुफ्तगू की इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने ये कहा कि एक ऐसी पार्टी जिसका कोई भी मेंबर इलेक्ट नहीं हुआ, उसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, उसमें अगर आज़ाद मेंबरान शामिल हो जाएं, वो पार्लिमानी पार्टी के तौर पर स्टैंड नहीं करती, इसीलिए ये डिज़र्व नहीं करते स्पेशल सीट्स। लेकिन मसला ये है कि जो इंस्टेबिलिटी है वो तो ख़त्म नहीं हो रही। पंजाब असम्बली के इजलास में भी बड़ा तगड़ा एहतजाज हुआ और कर्फ्यू लगाए जाने के इल्ज़ामात लगाए गए सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से। अब अगर पार्लियामान में भी यही चलेगा तो जो हम और आप कहा करते थे कि इंतखाबी अमल कराना ही इसलिए कि स्टेबिलिटी आ सके, हो तो उसके बरक्स रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, इट्स अ प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम। ये जो सवाल आपने उठाया है रिजर्व सीट्स के हवाले से, इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो इसका सियासी पहलू है, कानूनी पहलू है और फिर इसका एक अखलाकी पहलू है। अखलाकी पहलू पे पहले बात कर लेते हैं। रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ही उनका ही ये हक है और उनको ही मिलना चाहिए। अब आप उसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम दे दें क्योंकि उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया था वगैरह वगैरह, बट ये रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हक है और अखलाकी तकाजा ये है कि किसी भी और पार्टी को इसके ऊपर वो जो कहते हैं ना कि वर्चर की तरह, किसी पॉलिटिकल वर्चर की तरह नजरें नहीं जमानी चाहिए, इसको हथियाना नहीं चाहिए। बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी इसको गबन का और हथियाने का लफ्ज का इस्तेमाल किया। लेकिन ये हम अखलाकियात की बात कर रहे हैं। कितनी अखलाकियात इस मामले में अडॉप्ट की जाती हैं, नहीं की जाती, वो एक अलग मैटर है। कल मैं तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में थी, वहां पर फैसल करीम कुंडी भी थे। उन्होंने कहा कि जी सियासत में और सीट्स के मामले पे अखलाकियात नहीं होती। 2 टोक उन्होंने कह दिया। वो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं।
सो अब कितनी अखलाकियात नून लीग, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें फॉलो करती हैं वो एक अलग बहस तो हमें सामने नजर आ रहा है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन जहां तक मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, हो सकता है फैसला इसके बरक्स हो जाए, लेकिन टेक्निकल मामलात के यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नॉकआउट हो सकती है। लग रहा है कि उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि एक बड़ा अहम लेटर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सामने आ चुका है, साहिबजादा हामिद रजा खान का, जो कि एफिडेविट देते हैं वो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सेक्शन 206 के तहत। उसमें वो बताते हैं कि जी हमारी जर्नल नशिस्तों पर जितनी भी रिप्रेजेंटेशन होगी उसका 5% हम रिजर्व करेंगे, चाहे प्रोविंशियल में हो चाहे नेशनल में हो। अब यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन तो दे दी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कि जी हमने वो सेक्शन 206 के तहत एफिडेविट दिया था, लेकिन वो एफिडेविट की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 26 फरवरी को आया है एफिडेविट। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये एफिडेविट देना भी था तो ये पहले दे सकते थे। 19 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान करती है कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम हो रहे हैं और साथ बिठा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ऐलान करते हैं। 22 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ईसीपी में अपने एफिडेविट जमा करवाते हैं। तो ये 22 फरवरी की बात है कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम हो गई थी। तो 26 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एफिडेविट क्यों सबमिट करवाया? तो ये जो डेट का मामला है, इस टेक्निकल ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे कम से कम नजर आ रहा है कि महरूम हो सकती है अपनी रिजर्व। लेकिन करीदा जिस तरह अभी जैसे मुनीब ने कहा कि टेक्निकल नॉकआउट्स के तो हम खिलाफ हैं, अगर इस केस में भी टेक्निकल नॉकआउट हो गया तो फिर इसको सपोर्ट करना चाहिए या फिर पीटीआई? ये गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है ना। हमें देखें, गलती पर हमें बतौर सहाफी तमाम हकाइक सामने रखने चाहिए। जहां जहां जिस की गलती है, फॉर एग्जांपल बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्यों लिया गया? किसने कहा था कि आप 4 साल से इंतखाबात ना करवाएं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था, नून ने कहा था, पीपल्स पार्टी ने कहा था। किसने कहा था कि आप इलेक्शंस ना करवाएं? किसने कहा था कि आप इलेक्शंस करवाएं तो एक झुर्रू किस्म के इलेक्शंस करवाएं? क्या आपको नहीं मालूम? और एक पार्टी जब जेर अताब है, उसको नजर आ रहा है कि हम सिस्टम के जेर अताब हैं, उसके बावजूद आप इस किस्म के ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए चले जा रहे हैं। सब कानूनी, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लीड कर रहे हैं माशाल्लाह बड़े बड़े लीगल ईगल्स, बड़े बड़े जो कानूनी ब्रेन्स हैं वो लीड कर रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ये तमाम जो कानूनी लोग हैं ये नहीं चाहते कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिले? क्या ये नहीं चाहते कि इमरान खान की पार्टी जो है एक मजबूत पार्टी के तौर पर सामने उभरे? ये एक सवाल तो है ना। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टॉप ऑफ द लीगल माइंड्स पाकिस्तान के इस वक्त लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज जो आप किसी भी जूनियर लॉयर से भी पूछते हैं वो आपको बता देगा कि जी आपने अपनी लिस्टें देनी है, आपने अपना नाम देना है, आपके पास अगर निशान नहीं है जमात का तो आपने अगर जम होना है तो उसकी टेक्निकलिटीज क्या है, उसकी लीगैलिटीज क्या है, उसके पॉलिटिकल एंड लीगल रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। तो बहरहाल ये गलती जाहिर है पीटीआई की है। सही। मुनीब, आप क्या समझते हैं इस पर जो गरीदा ने बात की कि जो उनकी लीगल टीम है उनके जो ब्लंडर्स हैं वो भी काफ़ी हैविली कॉस्ट कर रहे हैं पीटीआई को? हमें याद है ख्वाजा आरिफ साहब ने भी शायद इन्हीं बुनियादों के ऊपर डिस्टेंस कर लिया था, अपने आप को भांप लिया था कि यहाँ पर मामलात जो हैं वो मल्टीपल हैंड्स में हैं। मरवत साहब कुछ और कह रहे थे पहले, शुएब शाहीन कुछ और कह रहे थे और गौहर साहब कुछ और कह रहे थे। आपको लगता है कि लीगल स्ट्रेटजी भी एक बहुत बड़ा ब्लो बैक है पीटीआई के लिए? अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो वाकई गलतियां तहरीक इंसाफ से हुई हैं बहसीयत एक जमात, और कानूनी प्रॉब्लम्स भी उनकी अपनी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन देखिए, हम दो चीजें, शायद मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम चीजें गलती हम करते हैं, हम सियासत में अखलाकियात ढूंढते हैं जो कि शायद पावर पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, जिस तरह मिर्जा सैयद साहब ने भी कहा। दूसरा ये कि हम टेक्निकल मामलात के अंदर गुंजाइश तलाश करते हैं। अगर देखा जाए तो बात दुरुस्त है कि गलतियां तहरीक इंसाफ ने की हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर जमहूरियत के जमहूरी उसूलों को देखा जाए तो क्या हम में से कोई भी ये वाटर टाइट गारंटी दे सकता है कि जमहूरियत के तमाम उसूल पिछले 2 महीने के अंदर मलूज़े खातिर रखे गए हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दौरान? तो जवाब नफी में होगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर 2024 के इंतखाबात बिल्कुल आइन कानून के मुताबिक हुए हैं, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के हुए हैं? तो बसद एहतराम जवाब नफी में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जहां इतनी ज्यादा चीजों को तोड़ा मोड़ा जा सकता है वहां पर गुंजाइशें भी निकाली जा सकती हैं।
अगर रिजर्व सीटें मिल भी जाती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई लेड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, तो फिर भी वो कोई इतना इम्पैक्ट तो क्रिएट कर नहीं सकते। लेकिन अगर इतना ब्लेटेंट है, या जिस तरह अभी गरीदा भी पॉइंट आउट कर रही है, अगर इतना ब्लेटेंट है तो ठीक है, फिर उनको डिप्राइव होना चाहिए इस कानूनी प्रोसेस के अंदर। लेकिन उसका इम्पैक्ट जमहूरियत के ऊपर या हमारे मुल्क के अंदर मौजूद सियासी निजाम के ऊपर को अच्छा नहीं पड़ेगा। हमें जितने दूर हम एक दूसरे से जा चुके हैं, हमें थोड़ी हामनी की जरूरत है, या कम से कम गुंजाइश देने की जरूरत है एक दूसरे को। अगर ये लड़ाइयां ही चलती रहेंगी हर तरफ से, तो फिर मुल्क तो शायद आगे नहीं चलेगा। लेकिन मुनीब, वो मसला एक ये है ना, अगर फेयर और अनफेयर किसी भी तरह अगर इक़्तिदार से दूर जब भी पीटीआई को रखा गया है, तो या सड़कों पे रहे हैं, या रोड ब्लॉक्स हुए हैं, या धरने हुए हैं, एहतजाज हुए हैं, तो फिर इसका फिर एक ही सोल्यूशन है कि इक़्तिदार उनको दें, अदरवाइज फेस द म्यूजिक। ये बात बड़ी तल्ख है मुज़म्मिल साहब जो आपने अभी पॉइंट आउट की है, एंड राइटली सो, कि तहरीक इंसाफ की सियासत भी ऐसी ही रही है कि अगर वो हक पर हैं तो चले एहतजाज समझ भी आता है, लेकिन जहां वो हक पर नहीं भी थे तो बसद एहतराम उन्होंने डिठाई के साथ वो किया। 2014 के धरने, रियासत के ऊपर बलवा, 9 मई का वाकया, ये वो चीजें हैं जो कि तहरीक इंसाफ या उसकी क़यादत से दूर नहीं हो सकती, या उनको उनसे दूर नहीं किया जा सकता। इस मुल्क में जो सिविल नाफरमानी की पहली आवाज या बड़ी आवाज निकली एक बड़े लीडर की जानिब से, तो वो इमरान खान के मुंह से निकली। अगर हुंडी से पैसा लाने की बात की तो इमरान खान साहब ने की। अगर IMF को आप खत लिखने की या पहले खतूत लिखने की बात की तो वो इमरान खान ने और उनकी जमात ने की। तो जब इतना कुछ उन्होंने किया है तो हाँ, फिर रियासत का रिस्पॉन्स भी यही होता है कि यार सो बी इट, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो फिर लड़ लीजिए। और इस लड़ाई में तो जो फरीक ताकतवर है वही जीतता है, और ताकत हमारे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट के पास है, किसी सियासी जमात के पास तो है नहीं। सही। एजाज, आपने जो बात की सियासत में अखलाकियात का, आपने कहा पावर पॉलिटिक्स में उतना अमल दखल नहीं है, मैकियावेली की याद दिला दी आपने। ये बताइए कि अगर गैर अखलाकी या फिर अखलाकियात से बिल्कुल आरी पॉलिटिक्स ही चलेगी, तो फिर ये जो सीरियस मसाइल हैं पाकिस्तान के, इनसे कौन निकालेगा? अभी मूडीज़ की रिपोर्ट भी सामने आई है, वो ये कह रहे हैं कि मखलूत हुकूमत बंद तो गई है, लेकिन मैंडेट इतना मजबूत नहीं है इनके पास कि ये मुश्किल फैसले करें। फिर पंजाब असम्बली में आपने देखा जो शोर शराबा हुआ, KP असम्बली के पहले दिन आज हमने देखा कोई घड़ी उठाकर आया, कोई लोटा उठाकर आ गया। तो ये ओवरऑल देख रहे हैं हम कि चाहे वो सिंध हो, KP हो, बलूचिस्तान हो, इलेक्शन के बाद तो सूरत हाल मजीद पोलराइज हो चुकी है। जी मुजम्मिल, मेरे ख्याल में जब द प्रिंस लिखी जा रही थी तो आज के हालात शायद मैकियावेली के ज़हन में होंगे और शायद पाकिस्तान भी उनके ज़हन में हो। और बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि वो द प्रिंस जो है, अगर आप पढ़ें तो आपको लगता यही है कि हम जैसे मुल्कों के लिए लिखी गई है, और हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल जो रसाकशी है उसके ऊपर ही लिखी गई है, पावर की रसाकशी जो है। अब मामला ये है कि जो जहां से ये सारा मामला हो रहा है वो उसके बारे में हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन नोबडी इज रेडी टू स्पिल द बीन्स। जो मीडिया है उसकी अपनी कंपल्शंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उनकी अपनी कंपल्शंस हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है वो पॉलिटिकल एक्टर्स के ऊपर होती है कि वो कितनी विजडम का मुजाहरा करते हैं। दो फरीक आपस में अगर लड़ रहे हों तो दोनों बेवकूफ होते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी वाइज हो तो वो लड़ाई नहीं होती। तो मेरा ये ख्याल है कि विजडम का मुजाहरा हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, पॉलिटिकल क़यादत से ही करना चाहिए। तो एजाज, ये विजडम का मुजाहरा जब PTI को मौका मिला कि पीपल्स पार्टी से एंगेज कर ले, आपको लगता है कि उन्होंने नहीं किया ये मुजाहरा, इसीलिए आज जो है वो मजीद मुश्किलात हैं? देखिए, PTI का जो फिनोमेना है ना मुजम्मिल, PTI का जो मामला है वो मामला ये है कि वो, आप तो कह रहे थे ना कि वो एहतजाज की सियासत करते हैं, रोड्स के ऊपर चले जाते हैं। वो जब इक्तदार में भी थे तो तब भी एहतजाज की सियासत ही कर रहे थे, और ये सबसे बड़ा अलमी है कि उन्होंने इक्तदार में भी एहतजाज की सियासत कर दी, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर दूंगा, तुम्हें अंदर बंद कर दूंगा, तुम्हारा AC उतारूंगा। और जब वो जेल में चले गए तो अभी भी वो कहते हैं कि मैं IMF को खत लिखूंगा, मैं किसी के साथ बैठूंगा नहीं। तो जो सबसे पॉपुलर है अनफॉर्चुनेटली वो सबसे ज्यादा जिसे कहें कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए इस सारे मामले को हल करने के लिए। अगर किसी तरफ से कोई नेगेटिव मैसेजिंग आती भी है, नेगेटिविटी आती भी है, तो मेरा ये ख्याल है कि चूंकि इस वक्त अमली तौर पर पोजीशन ऑफ पावर के ऊपर ये लोग हैं जिनके पास
इक़्तिदार है, और ये अगर इसको पॉजिटिव खेलते रहे तो चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर होंगी। ठीक है, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गरीदा, आप क्या समझती हैं इस पर जो अभी रिसेंटली MQM की ऑडियो लीक्स का भी हमने तस्करा सुना है, और हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, वो ये कह रहे थे कि कोई मुस्बत रिस्पांस नहीं आया नून लीग की तरफ से, कहा जा रहा है, तासुर ये मिल रहा है कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, नंबर पूरा है हमारे पास। कामरान टेसौरी साहब की भी यही ऑडियो जो है वो, उससे तासुर ये मिल रहा है कि PTI के ख़िलाफ़ जाके ना हमने अपने वोटर्स को भी नुकसान पहुँचाया है और पार्टी को भी नुकसान हुआ है। अब इसकी अभी तक ऑथेंटिसिटी को तो बात नहीं कर सकते इस पे, बहरहाल डिनायल भी उनकी तरफ से नहीं आया, तो MQM के साथ क्या रवैया? अच्छा, कमाल ने उसकी तस्दीक कर दी। ठीक है जी गरीदा, तस्दीक भी हो गई है जी। मुस्तफा कमाल साहब ने तो खैर कल ही कह दिया था कि ये उनकी ही ऑडियो, तो खैर नहीं, वो वीडियो लीक थी, एक इजलास हो रहा था राब्ता कमेटी का, और फिर मुस्तफा कमाल ने ये भी कहा कि जी MQM लंदन के लोगों ने ये जो है वीडियो लीक की है। उसके बाद कामरान टेसौरी साहब जो गवर्नर सिंध है, उनकी बहरहाल ऑडियो लीक आ गई है, जो कि एक तरह से बैलेंस करने की सिचुएशन, बैलेंस करने की लगती है सूरत हाल। वो मुस्तफा कमाल की जो बातें हैं, जो कि ज़ाहिर है बड़ी कंसर्निंग और बड़ा चार्जशीट खुद MQM के खिलाफ ही हो सकती है, उसको जरा टोन डाउन करने के लिए कामरान टेसौरी साहब की एक ऑडियो लीक आई है। लेकिन ये चीज हकीकत है कि कराची में, कराची समेत हैदराबाद में, या जहां जहां पर MQM का वोट था, वहां पर अभी तक अल्ताफ हुसैन का वोट बैंक बरकरार है और सबसे ज्यादा है। मैं खुद कराची में रही भी हूँ, और अभी इलेक्शन की कवरेज के दौरान प्रोग्राम्स करने के लिए भी कराची जाना हुआ इलेक्शन कवरेज के दौरान, और फिर जो ट्रांसमिशन थी इलेक्शन के दिन की, वहां पर भी चंद हफ्ते रहने का मेरा इत्तेफाक हुआ। सो अल्ताफ हुसैन का वोट अभी तक इंटैक्ट है। उसके साथ साथ इमरान खान का वोट बैंक भी बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि आपको 14 सीट्स 2018 में जिस तरह दिलवा दी गई थी उसी तरह से दिलवा दी जाती। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कराची में ज्यादती हुई नजर आती है, लेकिन MQM पाकिस्तान का वोट बैंक भी है, बट MQM पाकिस्तान का वोट बैंक अल्ताफ हुसैन के वोट बैंक के सामने बहुत मामूली है, बहुत कम है। तो ये आप इसको सरफे नजर नहीं कर सकते, आप इसको झुटला नहीं सकते। गरीदा, ये नून लीग के साथ जबरदस्ती की बॉन्डिंग है नून लीग के साथ MQM की। Of course, this is a marriage of convenience. Of course, it is like that. Even अभी जब अदम एतमाद था, तब भी MQM पाकिस्तान का जो इत्तेहाद करवाया गया, वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुस्तफा कमाल के नून और पीपल्स पार्टी के पास तो नंबर्स पूरे हैं। MQM को क्यों शामिल किया गया? सिर्फ इसलिए कि फिलहाल they are in the good books of the establishment, of the power makers and the power kings. So उनको शामिल करना जरूरी है। प्लस एक माइनस PTI, एक तरह की जिसको नेशनल गवर्नमेंट तो खैर आप नहीं कह सकते, नेशनल गवर्नमेंट में तो सब होते हैं, लेकिन एक ब्रॉडर कोalition गवर्नमेंट या एक ग्रैंड अलायंस की गवर्नमेंट, जिसको पीपल्स पार्टी तो PDM का नाम देने से गुरेज कर रही है। लेकिन बहरहाल MQM एक हकीकत है कराची की, और कराची समेत दीगर इलाकों की, हैदराबाद की और अर्बन सिंध की, सो उसको छुटलाया नहीं जा सकता था, उसको अलग नहीं रखा जा सकता था। और फिर एक सुलझी हुई, एक पढ़ी लिखी और एक बहुत अच्छी जमात है MQM, अच्छे लोगों की जमात है। कराची समेत हैदराबाद और सिंध के दीगर जो अर्बन एरियाज हैं, वहाँ की जो पढ़े लिखे सुलझे हुए नफीस लोग हैं, उन पर मुश्तमिल ये जमात है। इसका मतलब ये नहीं है कहना खुदा ना खास्ता के सिंध के दीगर लोग पढ़े लिखे सुलझे नफीस नहीं है, या पाकिस्तान के बाकी लोग ऐसे नहीं है, लेकिन जो एक खासियत होती है, एक जो पहचान होती है हर सियासी जमात की, तो वो MQM के साथ एसोसिएटेड है। सो यस, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये नहीं, अगर गरीदा वो इतने अनवांटेड फील कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि आगे चलकर वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठना पसंद कर लें अगर कुछ मिलता नहीं है उनको। ये मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जिस दिन ये शामिल हुए थे, जिस दिन इनका इत्तेहाद कंसोलिडेट हुआ था, उसी दिन मेरी मुस्तफा कमाल साहब से बात हुई। मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा जी आप हुकूमत को कभी सहारा खींच तो नहीं लेंगे? उन्होंने कहा नहीं जी, हम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। ये उनकी तरफ से फिलहाल तक तो कमिटमेंट है। ये हुकूमत तो मुजम्मिल साहब टाइम पूरा करता हुआ नजर आ रही है, लेकिन क्या शहबाज शरीफ अगर मुंतखब हो जाते हैं तो पहले वजीर आजम बनेंगे पाकिस्तान के, जो बतौर प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर मुकम्मल करें? ये एक अहम सवाल होगा। गवर्नमेंट तो टेन्योर मुकम्मल कर चुकी है, पीपल्स पार्टी की भी और नून की भी।
क्या वज़ीर-ए-आज़म टेन्योर पूरा करेगा, ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान। ठीक है मुनीब, एक और इशू जो कि इंटरनेशनली भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिफेंड करना पाकिस्तान के लिए, एक तो इलेक्शंस में जो इंटरनेट का हमने देखा बंदिश रही, उसको जस्टिफाई करना मुश्किल रहा। अब ये ट्विटर के साथ आपने भी देख लिया कि ऑलमोस्ट अनएक्सप्लेनेबल किस्म का ये डिफैक्टो बैन लगता है। क्या वजह आपको लगता है, व्हाट इज गोइंग ऑन? आई थिंक इलेक्शंस के दौरान इंटरनेट का बंद होना और मोबाइल सर्विस का बंद होना, या उसके बाद अंडर द गाब के जी उससे दहशतगर्दी का खतरा, ठीक है, उसकी अगर कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है, मुझे मुकम्मल तौर पर उसका इल्म नहीं है, शायद बाकी दोस्तों को। तो ट्विटर है, देखिए इसको बंद करना, फिर लोग उसी तरह वीपीएन से एक्सेस करते हैं। इशू ये है कि ये प्रैक्टिस तो बड़ी रिप्रेसिव रिजीम्स के अंदर अडॉप्ट की जाती है। इससे किसी भी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हम ग्लोब का हिस्सा है ना, पाकिस्तान कोई आइसोलेशन में तो नहीं दुनिया में बैठा हुआ। पाकिस्तान में को लोग, पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही चीजें हैं जिनको क्रिटिसाइज किया जाता है और देखा जाता है। तो क्या इससे कोई फायदा हासिल होता है? मेरे ख्याल में इसका फायदा से ज्यादा ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इलेक्शंस के दौरान मोबाइल की बंदिश या इंटरनेट की बंदिश, वो भी काउंटर प्रोडक्टिव थी। ट्विटर का या प्लेटफॉर्म एक्स का यहाँ पर ब्लॉक होना या लिमिटेड एक्सेस होना या बिल्कुल ही ना चलना, वो भी एक ऐसी चीज है जो कि बैकफायर कर रही है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मुरीफ फारूक साहब, गरीदा फारूकी साहिबा, एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। असद तूर साहब की गिरफ्तारी, इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी, आपको लगता है कि अगली हुकूमत आने से पहले ये एक मैसेज भी है कि अगर सहाफ़ियों की तरफ से ये सोच लिया गया है कि उनको फ्री पास है कि वो किसी भी नैरेटिव को पैडल कर सकें, तो ऐसा नहीं होगा? या फिर आपको लगता है कि इन दो हजरात की तरफ से वाकई जो ट्विटर पे कुछ लोग बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन और जर्नलिज्म में फ़र्क होता है, इन दोनों में से कौन से नैरेटिव को आप सपोर्ट करते हैं? देखिए, जर्नलिस्ट की जो अरेस्ट है या डिटेंशन है ऑन द प्रीटेक्स्ट व्हाट दे से, वो उसको तो कभी भी अच्छा नहीं समझा जाता। बट एट द सेम टाइम ये बात भी बड़ी जरूरी है कि हम खुद कितने रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी बात करते हैं या किसी के खिलाफ कैंपेनिंग करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो बात हम कर रहे हैं उसमें फैक्ट कितना है, फिक्शन कितना है, और दूसरी बात यह है कि जो बातें हम कर रहे हैं उनकी एविडेंस हमारे पास क्या है। तीसरी बात भी बड़ी अहम है, और वो बात ये है कि जो मीडियम है मीडिया का, उसके ऊपर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, वो बातें भी कही जा सकती हैं जिन पर पाबंदी हो, लेकिन it's also how you say the way you tell the story। ये बात भी बड़ी अहम है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई जर्नलिस्ट किसी पार्टी के साथ नथी नजर आता है और नजर आता है कि वो एक मखसूस पार्टी का बयानिया लेके चल रहा है, तो मेरे ख्याल में वो जर्नलिज्म के लिए कोई अच्छी बात नहीं, उस बंदे के अपने जर्नलिज्म के लिए भी। और अगर कोई जर्नलिस्ट नजर आता है कि वो गुस्सा कर रहा है और वो शदीद गुस्से में वो बातें कर रहा है, तो मेरे ख्याल में जर्नलिज्म हमें ठंडे दिल से मालूमात और खबरें देने का सबक सिखाता है। और मेरा ये ख्याल है कि इन बेसिक असूलों के ऊपर अगर हम चले तो काफी सारी जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो जाए और फिर बाकी लोगों को कोई जवाब ना मिले कि वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सके। सही। गरीदा, आप क्या समझती हैं असद तूर की गिरफ्तारी और इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी पे? तो कहा यही जा रहा है कि दरअसल वो बयानिया जो इख्तियार कर रहे थे वो अनएक्सेप्टेबल था, और इज देयर अ जेन्युइन वायलेशन ऑफ द लॉ इन दिस केस? देखिए, अभी तक तो जो FIRs सामने आई हैं उसमें जो दफात लगाई गई हैं वो बड़ी ब्लैंकेट किस्म की दफात हैं, लेकिन दो तीन चीजें हमें खुद भी वाज़ेह रखना चाहिए। हमें सहाफ़ी में, यूट्यूबर में फर्क करना चाहिए, सहाफ़ी में, सियासी कारकुन में फर्क करना चाहिए। बहुत से सहाफ़ी हमने ऐसे भी देखे हैं अभी रिसेंट हालिया माजी में कि जो सियासी जमातों के जलसे जुलूसों में तकारीर करते रहे, स्टेज पे चढ़ के उनके सेमिनार्स पे तकारीर करते रहे, उनके ट्रेंड्स चलाते रहे, उनके बयानिए को लेके आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर एक और थिन लाइन भी हमें रखनी पड़ेगी। हम चूंकि सहाफ़ी हैं तो हमें जमहूरियत और फैशिज्म में फर्क करना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है बतौर पाकिस्तानी शहरी भी, बिकॉज पाकिस्तान की बड़ी एक यूनिक एनवायरनमेंट है। यहाँ पे जमहूरियत और फैशिज्म की
डेमोक्रेसी एंड फैशिज्म की जो लाइनें हैं वो आपस में गडमड होकर रह गई हैं। तो बतौर सहाफी अगर मैं समझती हूं कि किसी सियासी जमात का रवैया, किसी सियासी कारकुन, किसी सियासी लीडर का रवैया फैशिज्म की लाइंस को उबूर कर रहा है और जमहूरियत की लाइंस को रौंदता चला जा रहा है, तो फिर माजरत के साथ मैं उसे जमहूरी जमात नहीं समझूंगी। मैं उसको जमहूरी रवैया ना तो कहूंगी और ना ही उसके साथ स्टैंड करूंगी, ना ही उसको प्रमोट करूंगी, ना ही उसके हवाले से कोई बात करूंगी। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी मेरे कॉलीग्स इससे डिसएग्री कर सकते हैं। तो हम जब फैशिस्ट रवैये को जमहूरियत के लिबादे में लपेट के उसको हम जमहूरी उसूलों के तहत प्रोपिगेट करने की कोशिश करते हैं तो बड़ा नुकसान होता है। और यही देखा है हमने खासतौर पर जब से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है कि एक मखसूस फैशिस्ट रवैये को जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा के सहाफियों को ना सिर्फ सेल किया गया बल्कि सहाफियों को उसकी लपेट में भी लिया गया और उसका नतीजा हमने देखा कुछ अच्छा नहीं निकला। अच्छा तो खैर एक बहुत मामूली लफ्ज है, बहुत भयानक उसका नतीजा निकला। तो हम सहाफियों को भी जमहूरियत, सियासी जमातों के जमहूरी रवैये और फैशिज्म और फैशिस्ट रवैये के अंदर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और अवाम को वाज़ेह तौर पे दिखाना पड़ेगा। तो यूट्यूब पे आप किसी पर भी इल्जाम लगा दें, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो सियासी जमात हो, चाहे वो कोई आम शख्स हो पाकिस्तान का, आप यूट्यूब पे बैठ के आप देखिए वहां पर किस किस्म के थंबनेल्स आ रहे होते हैं, क्या क्या चीजें वहां पर, क्या ये सब जिम्मेदाराना सहाफत के जुमरे में आता है? ये तो पहले हमें जरा अपने गिरबान के अंदर झांकना पड़ेगा ना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। वैसे आपकी तनकीद यूट्यूब पे सुन के कोई ट्विटर वाला हाल ना कर दे उसका, ये भी खदशा है। ये एक ट्विटर का जिसने भी बैन लगाया है, हम तो खैर निगरान हुकूमत से ही पूछ सकते हैं। मैं तो जिससे पूछ रही हूँ निगरान हुकूमत से, वो सब दे आर मम। वो सोलंकी साहब ने पहले ही कहा था कि हम गारंटी नहीं देते आगे जाके इंटरनेट चलता रहेगा। मुजम्मिल एक बात में ऐड करना चाह रहा हूं। अब मुजम्मिल पहली बात तो ये है कि गरीदा साहबा ने जो बातें कही हैं वो अपनी जगह पे उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मिसाल के तौर पे असद तूर की आप अगर बात करते हैं तो असद तूर को पीका क़वानीन के तहत गिरफ्तार किया गया है जी। क्या पीका क़वानीन आइडियल क़वानीन है? क्या ये हकीकत नहीं कि पीका क़वानीन जो है वो अफ्रीका के एक दो मुल्कों में या पाकिस्तान में है और ये ब्लैक लॉज हैं? बिल्कुल। और इन ब्लैक लॉज को का हथियार बनाकर आप किसी जर्नलिस्ट को गिरफ्तार करते, मुमकिन है उसने कोई खिलाफ वर्जी भी की हो, उसने मुमकिन है जर्नलिस्टिक एथिक्स या प्रिंसिपल्स की खिलाफ वर्जी भी की हो, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन जिन लाश के ऊपर आपको इसको गिरफ्तार किया आपने असद तूर को, क्या वो आइडियल बात है? मेरा नहीं ख्याल ये कभी आइडियल बात है। बाकी ये बात कहना कि जी यूट्यूब के ऊपर बैठ के आप ये कर लें, आज की जो दुनिया है उसने जो मेन स्ट्रीम का जो जर्नलिस्ट है उसको भी यूट्यूब पे आने पर मजबूर कर दिया है। मुजम्मिल आपकी अपनी एग्जांपल है, आप तो पहले खुद मुझे जहां तक याद पड़ता है आप यूट्यूब पे थे और आप तो यूट्यूब से मेन स्ट्रीम मीडिया की डिस्कवरी है और बड़ी अच्छी डिस्कवरी है। मैं तो आपको जाती तौर पे बड़ा पसंद करता हूं, द वे यू डू योर प्रोग्राम्स एंड द वे यू टॉक, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो कहना कि जी यूट्यूब पे बैठ के यूट्यूब को मिसयूज किया जा सकता है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो ब्लैक लॉज जिनको हम हथियार बनाकर करना चाहिए करते हैं तो उन लॉज को कंडेम करना चाहिए। जी गरीदा, इसको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मुनीर के पास में जाता हूं। मुजम्मिल साहब आपकी इजाजत से, क्योंकि मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, मैंने किसी को कोई ब्लैंकेट ब्लेम नहीं किया। यूट्यूब पे बहुत से अच्छे सहाफी, बहुत से अच्छे लोग भी, मैं इजाज़त साहब अगर आपकी इजाजत से मैं जवाब मुकम्मल कर लूं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे सहाफी बहुत जिम्मेदार तरीके से वीलॉग्स भी कर रहे हैं और खबर भी दे रहे हैं। मैं कोई किसी को ब्लैंकेट ब्लेम नहीं कर, लेकिन मेजॉरिटी फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग हैं यूट्यूब पर मौजूद तो आपको उसमें से 7 या 8 कम अज कम ऐसे लोग नजर आएंगे जो बिल्कुल खैर जिम्मेदाराना सहाफत कर रहे हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू जारी है। मुनीब, आप क्या समझते हैं? वो ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं मेहदी हसन, उनकी बात याद आ गई। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर यह कहा कि एक शख्स अगर कहे कि बाहर बारिश नहीं हो रही और दूसरा कहे कि बारिश हो रही है, तो सहाफ़ी का काम ये नहीं है कि वो दोनों को कोट कर दे, बल्कि ये है कि खिड़की खोल के खुद देखे कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर प्रेस आपको लगता है, मीडिया आपको लगता है ओवर रेगुलेटेड है या फिर इररिस्पॉन्सिबल है? देखिए, ये बाय कमेंटिंग और बाय रिस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई थिंक आई विल मेक माई सेल्फ वल्नरेबल अगेंस्ट
लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बट सो बी इट। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखें आप में दोनों चीजें, एक तो ओवर रेगुलेशन में अगर आप जाएंगे तो वो कोई वो आपको लगता है कि वो फिर एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट के अंदर ओवर रेगुलेशन, तो फिर ये मेरे ख्याल में इट गोज विदाउट सेइंग कि वो आ जाती है। बट मसला ये है कि हमारे यहाँ, और ये बात दुरुस्त है कि सहाफी यूट्यूब पे जाए या यूट्यूब से सहाफी उधर आए, मसला ये नहीं है, दोनों में कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज दोनों हकायक पर बात करें। जो अभी हमारा जो सारा मुद्दा है वो क्या है, अभी आजाद साहब ने, गरीदा ने, जो बहुत बेसिक बात हम क्या कर रहे हैं कि यार अगर फैक्ट है, चाहे वो जितना मर्जी तल्ख है, उसके ऊपर आप बात करें। ओपिनियन के बेसिस के ऊपर लोगों को पेनलाइज नहीं करना चाहिए कि किसी का ओपिनियन क्या है। हम 3-4 लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सबका ओपिनियन फर्क होगा। हाँ, अगर हम में से एक कोई अपने वर्जन ऑफ फैक्ट्स को इन्वेंट कर रहा है और वो चीज बता रहा है जो कि शायद मौजूद ही नहीं है और झूठ बोल रहा है, तो फिर वो गलत है। वो इल्जामात लगा रहा है जिसका उसके पास सबूत ही नहीं है, तो वो गलत है। लोगों को मलाइन कर रहा है, किसी शख्स को मलाइन कर रहा है बगैर किसी एविडेंस के, तो वो गलत है। इस चीज को हम सबको ज़हन में रखना चाहिए। बाकी हाँ देखिए, मादर पिदर आजादी तो फिर आप किसी को भी दे देंगे ना, तो उसने बेड़ा गर्क ही करना है। अच्छा। वो तो आप अपने घर में बच्चों को भी अगर फ्री हैंड दे देंगे तो वो उन्होंने भी बेड़ा गर्क ही करना होता है, और बच्चे भी फिर, अब मैं एक मिसाल छोटी सी दे रहा हूँ ना, कि वो भी फिर आप उनको गाइड करना पड़ता है, आपको किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। हमें ट्रैफिक लॉज भी इसीलिए दे जाते हैं। वैसे किसी का दिल तो नहीं करता ना कि वो गाड़ी किसी और में जाके मार दे और वो भी मर जाए और वो खुद भी मर जाए, तो ट्रैफिक लॉज भी इसीलिए। इस तरह कुछ कानून की बुनियादी तौर पर तो जरूरत है, लेकिन हाँ ये हमारे ऊपर भी है कि हम कितनी जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं, और बसद एहतराम कुछ हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो कि जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, एजाज सैयद साहब और गरीदा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। और इस सारी डिस्कशन के अगर क्रक्स की बात की जाए तो वो यही है कि जहाँ पीका कवानीन को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, वहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि आज के दौर के अंदर, सोशल मीडिया के दौर के अंदर, जो एक एनालिसिस है उसकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।